सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में आर्य और रिद्धि का थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है और आर्य रिद्धि को रूम में ही छोड़कर समुद्र के किनारे चली जाती है, जहाँ पर वो बैठकर रोती रहती है। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। रिद्धि भी वैसे ही सोफे पर बैठी हुई अपनी रात गुजार लेती है। सुबह होता है और आर्य घर आती है और वो जब रिद्धि को देखती है तो वो पाती है कि रिद्धि का फेस लाल हुआ पड़ा था और उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसकी हथेली में पट्टी बंधी हुई थी, जिससे देखकर आर्य उसकी ओर जाने लगती है। लेकिन फिर उसे कल की फोटोज़ और वीडियोज़ के बारे में याद आते ही उसके कदम फिर से वहीं पे रुक जाते हैं और वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती हैं। तो चलिए अब इसके आगे। वहीं आर्य का उतरा हुआ चेहरा, लाल आंखें देखकर रिद्धि समझ गई थी कि आर्य भी रोई है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो आर्य अंदर आते हुए बोलती है, जब तक तुम्हारे मेरे डिवोर्स पेपर तैयार नहीं हो जाते तुम सिर्फ तब तक इस घर में रह सकती हो। 15 दिन में डाइवोर्स पेपर घर पे आ जाएंगे। उसके बाद तुम उन पर चुपचाप से साइन कर देना। उसके बाद तुम भी इस रिश्ते से आज़ाद और मैं भी। तुम उस ईशान के साथ रहना, उसके घर में रहना या जो मर्जी करना वो करना। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस मुझे अपना ये धोखे भरा चेहरा मत दिखाना। और हाँ, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उसे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। आर्य की बातें सुनकर रिद्धि के कदम जहाँ थे वहीं पे रुक जाते हैं। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं और वो हकलाते हुए बोलती है, डाइवोर्स पेपर? तुम मुझसे तलाक चाहती हो आर्य? जिस पर आर्य रिद्धि के बात का कोई जवाब नहीं देती है और वो चुपचाप अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। रिद्धि भी उसके जाते ही झट से रूम से बाहर निकलती है और रूम से बाहर निकलकर वो बेसुध चलने लगती है कि तभी उसे हल्का सा चक्कर सा आने लगता है, जिससे कि वो गिरने वाली होती है कि तभी ईशान उसे संभाल लेता है और कहता है, भाभी आराम से, अभी आप गिर जाते तो। फिर उसके आंसू से भरा हुआ उसका फेस देखता है और कहता है, क्या हुआ भाभी, भाई घर आ गए हैं क्या? उन्होंने फिर से आपसे कुछ कहा? जिस पर रिद्धि सीधी खड़ी होते हुए ईशान से कुछ कहने जा रही थी कि उसकी नज़र पीछे से आती नेहा पर पड़ती है और वो अपने मन में खुद से कहती है, नहीं, मैं ईशान और नेहा को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। अगर उन दोनों को पता चला तो वो दोनों बेवजह परेशान हो जाएंगे और इस हालत में नेहा के लिए इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं होगा। वो ईशान से कहती है, नहीं, कुछ नहीं हुआ है, वो बस आर्य मुझसे बात नहीं कर रही है ना, बस इसीलिए। और मेरा ध्यान भी उसी पर था। तभी नेहा आते हुए कहती है, क्या बात है रिद्धि, मैं देख रही हूँ कि कई दिनों से तू लो फील कर रही है, तू एक बार जाकर डॉक्टर से दिखा ले कि तुझे क्या हुआ है। जिस पर रिद्धि एक फीका से स्माइल करते हुए कहती है, वो तो बस मैंने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया है, इसलिए कुछ कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, बस इसीलिए थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, और कोई बड़ी बात नहीं है। जाकर नाश्ता करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। ऐसी हालत में टेंशन लेना तेरे लिए सही नहीं होगा। जिस पर नेहा कहती है, तू सच कह रही है ना? तो रिद्धि भी उसे गले लगाते हुए कहती है, हाँ मेरी माँ, तुझसे झूठ बोलकर क्या मुझे मरना है? ये कहकर वो दोनों हंसने लगती हैं और फिर वो तीनों डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं। तीनों नाश्ता कर रहे होते कि तभी आर्य अपना ऑफिस का बैग लेकर नीचे आती है और बिना नाश्ता किए बाहर जाने लगती है। तो रिद्धि उसे आवाज़ देते हुए कहती है, आर्य नाश्ता तो कर लो। जिस पर आर्य बिना उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे भूख नहीं है। रिद्धि उसके आगे आकर उसे रोकते हुए कहती, ऐसे कैसे भूख नहीं है, तुमने कल रात से भी कुछ नहीं खाया था। आर्य उसे देखकर एक तिरछा स्माइल करते हुए कहती है, ऐसे कैसे मैंने कुछ नहीं खाया था, इतना बड़ा धोखा खाया है तो बताओ भूख कैसी होगी। ये सुनकर रिद्धि निराश हो जाती है तो आर्य उसे
साइड करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और रिद्धि की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। ईशान और नेहा जो कि ये सब देख रहे होते हैं, वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आते हैं और दोनों अपना एक एक हाथ उसके दोनों कंधे पर रख देते हैं। ईशान रिद्धि से कहता है, भाभी ये लड़ाई इतनी भी आसान नहीं होने वाली है और भाई इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए वो इतनी आसानी से मानने वाले भी नहीं हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सब्र रखना होगा। आपको उन्हें एहसास कराना होगा कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं और जैसा वो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी वो आपसे प्यार करती हैं और आपसे ज़्यादा दिन तक गुस्सा भी नहीं रह सकती हैं। उसके बाद से नेहा कहती है, हाँ रिद्धि, ईशान सही कह रहा है। तू आर्य को अपने प्यार का एहसास करा, अपनी मौजूदगी का एहसास करा, उन्हें इस बात का एहसास करा कि तेरे होने या ना होने से उन्हें फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसके लिए तुझे खुद को मजबूत करना होगा। तेरी लड़ाई इतनी आसान और छोटी नहीं है कि तू थोड़ी सी घबराकर पीछे हट जाए। सारी परेशानियों को पार करते हुए तुझे अपने और आर्य के रिश्ते को मजबूत करना है और इसमें हम तेरे साथ हैं। ये कहकर वो दोनों उसके गले लग जाते हैं और रिद्धि भी उन्हें अपने गले लगा लेती है। थोड़ी देर के बाद ईशान भी ऑफिस के लिए निकल जाता है और रिद्धि नेहा को उसके रूम में आराम करने के लिए भेज देती है। दादी माँ भी अपने रूम में आराम कर रही होती हैं। दादी माँ को इस बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बताया था। रिद्धि दादी माँ के रूम में आती है, दादाजी के रूम में आती है और नर्स को बाहर भेजकर उसके पास बैठ जाती है और उनके हाथ पर हाथ रख के कहती है, दादाजी आप तो सब कुछ सच जानते हैं ना। मैंने आपको सब कुछ सच सच बताया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आर्य मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रही है, क्यों वो मुझ पर शक कर रही है। मेरे पास खुद को सही साबित करने के लिए, कुणाल को पकड़वाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। मैंने जो अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग की थी, वो रिकॉर्डिंग देखने से पहले ही आर्य ने गुस्से में आकर मेरा फ़ोन तोड़ दिया। एक वही तो मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत था, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। उस फ़ोन से सारा डाटा दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करने के लिए भी कंपनी ने 4 दिन का टाइम मांगा है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और इसी हफ्ते में मुझे ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, जबकि अब तक तो मैंने आर्य को इस बारे में बताया भी नहीं है। ना जाने वो सब सच जानकर कैसे रिएक्ट करेगी। कहीं वो इन सबको भी गलत तरीके से न ले ले। कैसे बताऊं उसे। वो तो मुझसे बात करना तो दूर, मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रही है। बस एक बार मेरे फ़ोन का सारा डाटा मेरे पास आ जाए, मैं कुणाल की सारी हकीकत उसकी लोकेशन के साथ आर्य के सामने रखूंगी, जिससे कि आर्य की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ये कहते कहते रिद्धि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछते हुए दादाजी से कहती है, दादाजी सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सा डर लग रहा है। जब भी सब कुछ ठीक होने को होता है तो कुछ ना कुछ गलत जरूर हो जाता है। तभी रिद्धि को अपने हाथों पर दादाजी की उंगलियों की सरसराहट महसूस होती है। उनके हाथों की तरफ देखती है तो उनकी उंगलियां हिल रही होती हैं। ये देखकर रिद्धि के फेस पर एक स्माइल आती है और वो जल्दी से नर्स को आवाज़ लगाती है। नर्स रूम में आती है और दादाजी को चेक करती है, लेकिन दादाजी दोबारा से कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। वो दोनों काफ़ी देर तक उनको देखते ही रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद उनके शरीर में कोई हलचल हो। लेकिन जब उनकी बॉडी में दोबारा से कोई हलचल नहीं होता है तो रिद्धि फिर से उदास हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। ईशान दादी माँ को उनके रूटीन चेकअप के लिए अपने साथ लेकर हॉस्पिटल गया होता है और रिद्धि हाल में पड़े सोफे पर अकेली ही बैठी होती है। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ती है, जिसको सुनकर वो आवाज़ की तरफ अपनी नज़रें उठा के देखती है तो सामने माहिरा और राहुल उसकी तरफ चले आ रहे थे।
दोनों को अपनी तरफ आता देखकर वो सोफे से खड़ी होती है तो माहिरा उसके करीब आकर उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, रिद्धि तेरा फ़ोन कहाँ है? और कहाँ थी तू कल से? पागल हो गई हूँ मैं। कल से तुझे फ़ोन कर रही हूँ लेकिन तेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। माहिरा को इतने गुस्से में देखकर राहुल उसे शांत कराते हुए कहता है, माहिरा ये क्या कर रही हो? तुम यहाँ इतना गुस्सा करने आई हो क्या? शांत हो जाओ। गुस्से से कुछ सही नहीं होता है बल्कि सारे काम बिगड़ जाते हैं। एक बार उससे फ़ोन ना उठाने की वजह तो पूछ लो। राहुल और मायरा की आवाज़ सुनकर नेहा भी अपने रूम से बाहर आती है और रिद्धि के पास खड़े होकर नासमझ सी कभी राहुल को तो कभी मायरा को देखती है तो कभी रिद्धि को। माहिरा राहुल का हाथ झटकते हुए कहती है, शांत हो जाऊं? मैं शांत हो जाऊं? तुम्हें पता है मैंने कल रात से कितनी मुश्किल से बिताई है। मैं कल ही इसके पास आना चाहती थी लेकिन मॉम की ख़राब तबीयत की वजह से नहीं आ सकी। ना जाने मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, ये सोच सोच कर मेरा सर फटा जा रहा था कि ना जाने इसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। कहीं उस कुणाल ने फिर से तो कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर दी। मैं कल से इसके लिए कितनी परेशान हूँ ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, लेकिन इसे तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी। इसने मुझे एक काम दिया लेकिन कल से इसने मुझसे पूछा भी नहीं कि वो काम हुआ है या नहीं। क्या इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? मायरा की बात सुनते ही नेहा समझ जाती है कि मायरा को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है और मायरा को अपनी इतनी परवाह करता देखकर रिद्धि का भी दिल भर आता है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। रिद्धि की आंखों में नमी देखकर मायरा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो खुद को शांत करते हुए उसके हाथ को पकड़कर सोफे पर बिठाती है और कहती है, आई एम सॉरी रिद्धि, मैं तुझ पर चिल्लाना नहीं चाहती थी लेकिन क्या करूं, मुझे तेरी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। कल से एक अजीब सी घबराहट हो रही थी मुझे। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है और ऊपर से तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। माहिरा का अपने लिए कंसर्न देखकर रिद्धि का रोना और तेज हो जाता है और वो रोते हुए ही माहिरा के गले लग जाती है। उसे इस तरह से रोता देखकर माहिरा का दिल घबराने लगता है तो वो रिद्धि से कहती है, रिद्धि तू इस तरह से क्यों रो रही है? आखिर क्या हुआ है मुझे बता, मेरा दिल बैठा जा रहा है रिद्धि। मायरा की बात सुनकर भी रिद्धि कुछ नहीं कहती है, बस रोती रहती है। वो एक नज़र नेहा की तरफ देखती है तो नेहा भी कुछ नहीं कहती है। नेहा के भी कुछ न कहने पर रिद्धि को चुप कराते हुए से कहती है, रिद्धि रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होता है। आखिर बात क्या है, कुछ बताओगी तभी तो पता चलेगा। कहीं उस कुणाल ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? कहीं आर्य को कल वाली बात का तो पता नहीं चल गया? कहीं तेरे और आर्य के बीच में कोई लड़ाई तो नहीं हुई है? रिद्धि कुछ तो बोल, ऐसे चुप मत रह, कुछ ना कुछ तो बोल, क्या हुआ है आखिर? जिस पर रिद्धि कुछ नहीं कहती है तो नेहा अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, आर्य और रिद्धि के बीच में कल जो कुछ भी हुआ था वो सब मायरा को बता देती है। सारी बातें सुन के मायरा को जितना गुस्सा कुणाल पर आता है उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा उसे आर्य पर आता है। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, आर्य की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुझे ये सब कहे, तेरे साथ ऐसा करे? उन्हें तुझसे ज़्यादा विश्वास उस कमीने कुणाल पर है। जिस पर राहुल बोलता है, शांत हो जाओ मायरा, ये वक्त जोश में होश खोने का नहीं है बल्कि होश से काम लेने का है। मुझे पूरा विश्वास है कि आर्य को वो सारी फोटोग्राफ्स और पेन ड्राइव कुणाल ने ही भेजी होगी। जिस पर नेहा बोलती है, हो सकता है ये काम उसके अलावा और कोई कर भी नहीं सकता है क्योंकि इस सब के बारे में उसके अलावा किसी और को कुछ पता भी नहीं था। और दूसरा कि रिद्धि और आर्य की खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करके उसके अलावा किसी को सुकून नहीं मिलेगा। जिस पर रिद्धि रोती हुई कहती है, ये तो मैं जानती हूँ कि ये सब कुणाल का किया धरा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आर्य को कैसे यकीन दिलाऊं कि इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिस पर नेहा कहती है, तू चिंता मत कर रिद्धि, एक बार तेरा फ़ोन ठीक होकर आ जाने दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जब आर्य के सामने कुणाल की सच्चाई सबूतों के साथ होगी तो वो तुझ पर यकीन जरूर करेगी। इस पर माहिरा गुस्से में एक बार फिर से कहती है, क्यों? रिद्धि को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए सबूत देना होगा? क्यों आर्य उस पर विश्वास नहीं कर रही है? इतने सालों उसके साथ रहने के बावजूद भी वो इस पर भरोसा नहीं कर रही है, तो क्या फायदा ऐसे साथ का? नेहा माहिरा को शांत कराते हुए कहती है, माहिरा, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। कई बार इंसान चाह कर भी अपने सामने वाले पर विश्वास नहीं कर पाता है। मैं मानती हूँ कि आर्य को रिद्धि का विश्वास करना चाहिए और वो रिद्धि के साथ गलत कर रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सच में गलत है। एक बार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर तो देख, एक बार खुद को उनकी जगह पे रख कर तो देख कि वो जो जो कुछ भी कर रही हैं वो सब कुछ गलत है। जो रिद्धि एक बार पहले भी उनका भरोसा तोड़ चुकी है, ऐसे हालातों में उन सब सबूतों के सामने होने पर भी उन्हें क्या करना चाहिए? और अगर तू उनकी जगह होती तो तू क्या करती? राहुल भी नेहा का साथ देते हुए कहता है, नेहा ठीक कर रही है मायरा। किसी के लिए भी ये बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता है कि उसकी वाइफ उससे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती हो। और इस वक्त सारे सबूत रिद्धि के खिलाफ हैं। उसके लिए रिद्धि पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो पहले भी अपनी ज़िंदगी में एक बार नहीं बल्कि 2 बार धोखा खा चुकी है। उन्हें अपनी ज़िंदगी में जिस पर भी भरोसा किया, उसने सिवाय उन्हें धोखे के दिया ही क्या है। तो ऐसी हालात में उनके लिए कोई भी फैसला करना कितना मुश्किल हो रहा होगा। हमें उन्हें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, क्योंकि अब तो सब कुछ वक्त के हाथों में है। वक्त बीतने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। माहिरा कुछ कहने वाली होती है कि रिद्धि माहिरा की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन माहिरा, ये तो बता कि तू कल से मुझे फ़ोन क्यों कर रही थी और तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? जिस पर माहिरा मुंह बनाते हुए कहती है, लो देखो इसे, इसने ही मुझे खुद एक काम दिया था और अभी इसे परवाह ही नहीं है कि वो काम हुआ या नहीं। तो नेहा कहती है, काम? कौन सा काम? तो माहिरा रिद्धि को देखते हुए कहती है, कुणाल और उस जूही का पता लगाने का काम। याद आया कुछ? जिस पर रिद्धि माहिरा की तरफ देखते हुए कहती है, कल से मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है कि मुझे तो इन सब के बारे में कुछ याद ही नहीं रहा। तो तुझे पता लग गया कि वो दोनों कहाँ रह रहे हैं? जिस पर राहुल कहता है, हाँ, हम दोनों ने कल उसका पीछा किया था और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि वो दोनों इस वक्त कहाँ रह रहे हैं। तो रिद्धि बोलती है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो लोग रह रहे हैं? तो राहुल कहता है, इस वक्त वो अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पे रह रहे हैं। तो रिद्धि बोलती है, पनवेल वाला फार्म हाउस? लेकिन उसका तो कोई फार्म हाउस नहीं था वहाँ पे। तो राहुल बोलता है, मैंने अपने लोगों से पता लगवाया तो मुझे पता चला कि वो पनवेल वाला फार्म हाउस उसके नाम पर नहीं है, बल्कि उसके दोस्त के नाम पर है। लेकिन वो इसका ही है। इस वजह से किसी ने ये सोचा ही नहीं कि वहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ तक कि अब तक पुलिस भी उसका पता न लगा पाई। वो दोनों वहीं अंडरग्राउंड होके रह रहे हैं। तो रिद्धि बोलती है, लेकिन कुणाल को पता तो नहीं चला ना कि तुम उसका पीछा कर रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों वहाँ से निकल जाएंगे। जिस पर मायरा उसे घूरते हुए कहती है, हम तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं है जो उस घटिया इंसान को हल्के में ले ले। उसे भनक भी नहीं हुई कि हम दोनों उसका पीछा कर रहे हैं, या हमें ये पता चल चुका है कि वो दोनों छुपकर अब कहाँ रह रहे हैं। जिस पर नेहा एक्साइटेड होते हुए कहती है, जब हमें उन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल ही गया है तो अब इंतज़ार किस बात का? रिद्धि, तू जल्दी से फ़ोन करके आर्य को बता दे कि वो दोनों कहाँ रह रहे हैं, ताकि वो उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे जल्द से जल्द पहुंचा सके। जिस पर मायरा कहती है, हाँ रिद्धि, नेहा सही कह रही है, तुझे आर्य को जल्द से जल्द सब कुछ बता देना चाहिए। तो रिद्धि अपना सर नीचे करते हुए कहती है, कह तो तुम दोनों सही रही हो, लेकिन मैं अभी आर्य को कुछ भी नहीं बता सकती। रिद्धि की बात सुनकर वो तीनों उसे हैरानी से देखने लगते हैं और तीनों के मुंह से एक ही साथ निकलता है,
लेकिन क्यों? तो रिद्धि बोलती है, तुम लोग समझने की कोशिश करो। अगर मैंने अभी आर्य को बताया कि वो दोनों कहाँ पे हैं, तो आर्य मेरी बेगुनाही पर यकीन नहीं करेगी। उसे लगेगा कि मैं पहले से जानती की थी कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं, और मैंने उसे जानबूझ के नहीं बताया। और अब जब मैं उसकी नज़रों में गलत साबित हो रही हूँ, तो मैं खुद को बचाने के लिए कुणाल को फंसा रही हूँ। तो राहुल बोलता है, रिद्धि वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपने और आर्य के बीच की गलत फहमियों को दूर कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के बीच की गलत फहमियाँ दरारों में बदल जाएं। तो रिद्धि बोलती है, मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ। तो राहुल कहता है, सही वक्त का इंतज़ार तो कर लो रिद्धि, लेकिन इतना ज़्यादा वक्त मत लगा देना कि वक्त तुम्हारे हाथों से ही ना निकल जाए। तो नेहा कहती है, मैं भी राहुल की बातों से सहमत हूँ रिद्धि, वो सही कह रहा है। तुम्हें जल्द से जल्द आर्य को बता देना चाहिए कि वो दोनों कहाँ हैं। कहीं उनकी गलतफहमी इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि हम चाह कर भी उसे दूर ना कर पाए। तो रिद्धि कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे और आर्य के बीच की सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएं, लेकिन जब तक मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं आ जाता, तब तक मैं आर्य को कुछ नहीं बताऊंगी। बस अब 4 दिन का इंतज़ार है। बस ये 4 दिन किसी तरह से बीत जाए और मेरे पास वो वीडियोस वगैरह आ जाए, तो मैं आर्य को सब दिखाकर उसके और खुद के बीच की सारी गलतफहमियों को दूर कर दूंगी। तो माहिरा रिद्धि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। नेहा और माहिरा दोनों मुस्कुराकर रिद्धि से कहती हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना रिद्धि, कोई तेरा साथ दे या ना दे, हम दोनों तेरे साथ हमेशा हैं। ये कहकर वो दोनों रिद्धि को अपने गले लगा लेती हैं, और उसके बाद वो लोग काफ़ी देर तक बातें करते हैं, और फिर माहिरा और राहुल अपने घर के लिए निकल जाते हैं, और रिद्धि भी नेहा को उसके रूम में आराम करने के लिए छोड़ आती है। अगला दिन भी इसी तरह से निकल जाता है। अब तक रिद्धि और आर्य के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। रिद्धि काफ़ी कोशिश करती है आर्य से बात करने की, लेकिन आर्य उससे बात ही नहीं करती और उसे इग्नोर करके चली जाती थी। वो उसके करीब आने की कोशिश भी करती तो वो उससे इस तरह दूर रहती जैसे कि किसी अजनबी से दूर रह रही हो। आर्य रिद्धि से दूर तो रह रही थी, लेकिन उसके दिल का हाल भी ठीक नहीं था। आर्य का दिल तो कह रहा था कि रिद्धि उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, वो उसे धोखा नहीं दे सकती है, लेकिन आंखों देखो सबूतों को झुठला भी तो नहीं पा रही थी। रिद्धि के फ़ोन से कुणाल को भेजा गया वो मैसेज, फोटोज और वो वीडियोस बार बार उसकी आंखों के सामने घूम जाते थे। उसका दिल कह रहा था कि रिद्धि बेकसूर है, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन उसका दिमाग बार बार यही कह रहा था कि नहीं, वो कसूरवार है, क्योंकि उसने अपने सारे सोर्स से पता लगाने की बहुत कोशिश की थी कि ये वीडियोस और फोटोज़ उसे कुणाल ने भेजे हैं, लेकिन उसे अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। गार्ड से पूछताछ करने पर भी गार्ड ने बताया कि कोई अनजान इंसान आया जो उसे यह पार्सल देकर गया था। सीसीटीवी फुटेज पर भी देखने पर पता चला कि वो पार्सल जो इंसान देकर गया था वो कुणाल नहीं था, और आर्य ने उसे आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। वो रिद्धि को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, और ऊपर से दिखा रही थी कि उससे रिद्धि के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच तो ये था ही नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी जहाँ से उसके लिए कोई भी फैसला लेना बहुत मुश्किल हो गया था। एक तरफ वो इंसान था जिससे वो बहुत प्यार करती थी, और दूसरी तरफ वो उसने उसको धोखा दिया था। उन दोनों में से क्या सच है और क्या नहीं, ये वो नहीं समझ पा रही थी। उसके दिल और दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी, जिसमें न जाने
न चाहते हुए भी उसका दिमाग बार बार जीत जा रहा था। आर्य के करीब रहकर उससे दूर रह पाना रिद्धि के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था, और उसका इस तरह से इग्नोर करना रिद्धि से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे आर्य पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो आर्य को दिखाने के लिए और उसको अपनी गैर मौजूदगी में उसकी ज़िंदगी में आने वाले खालीपन का एहसास कराने के लिए अपने घर चली जाती है। इधर दादी माँ को लगता है कि सब नॉर्मल है, बस वो अपने मायके गई हुई है। आर्य और रिद्धि के बीच की खींचातानी की वजह से उनके घर का माहौल भी काफ़ी बदल चुका था। कोई भी किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहा था, और ये बात दादी माँ भी महसूस कर रही थी। लेकिन वो जब भी किसी से इस बारे में कोई बात करना चाहती तो हर कोई बात टाल देता था। ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस नेहा के लिए भी ठीक नहीं था, इसलिए ईशान ने नेहा के पेरेंट्स को बुलाकर नेहा को उसके साथ उनके घर भेज दिया था। रिद्धि तो पहले से ही अपने घर पे गई हुई थी। नेहा के जाने के बाद उनका घर बिल्कुल खाली हो चुका था। अगले दिन कपूर मेंशन में दादी माँ, ईशान और आर्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। दादी माँ का नेहा और रिद्धि के बिना मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो आर्य से कहती हैं, आर्य, रिद्धि तो पहले से अपने घर गई हुई थी ना, लेकिन अब नेहा के जाने से घर बिल्कुल ही सूना हो गया है। मैं तो नेहा को भी नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन ऐसी हालत में लड़की को अपने माता पिता के पास रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सोचकर मैंने उसे जाने दिया, लेकिन अब उन दोनों के बिना घर में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। वैसे भी रिद्धि को गए हुए 2 दिन हो चुके हैं, तो तुम ऐसा करो कि रिद्धि को लेकर आ जाओ। उसके बिना तो मेरा मन भी नहीं लग रहा है, सारा घर काटने को दौड़ रहा है। दादी माँ की बात सुनकर नाश्ता करते हुए आर्य के हाथ वहीं पे रुक जाते हैं। वो एक नज़र दादी माँ पर डालती है और फिर एक नज़र ईशान को देखकर कहती है, दादी माँ, रिद्धि अभी 2 दिन पहले ही तो गई है, और फिर कितने दिनों से वो जाने के लिए कह रही थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा था, उस वजह से उसे अपने पेरेंट्स के यहाँ जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और अब जब वो गई है तो उसे इतनी जल्दी ले आऊँ तो वो क्या सोचेगी, वो और क्या अपने उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे। दादी माँ को आर्य की बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है, तो आर्य को घूरते हुए कहती हैं, आर्य, कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैं नहीं जानती हूँ? कहीं तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है जो तुम दोनों मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? दादी माँ की बात सुनकर आर्य एक बार को सकपका सी जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। वो तो नॉर्मली अपने पेरेंट्स से मिलने गई है, काफ़ी दिन से गई नहीं थी, बस इसलिए, बस यही बात है, और हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। दादी माँ आर्य को देखते हुए कहती हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि तुमने रिद्धि से झगड़ा किया या तुमने उसे कुछ भी ऐसा कहा जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर अपने घर चली गई है, तो मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं। दादी माँ की ये बात सुनते ही आर्य गुस्से से फट पड़ती है और एक हाथ से नाश्ते की प्लेट को सरकाते हुए गुस्से से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आप सबको तो हमेशा मेरी ही गलती नज़र आती है, बस हर वक्त मैं ही गलत होती हूँ, चाहे गलती किसी की भी हो। सब लोगों की नज़रों में गलत तो मैं ही हूँ, उसे ही गलत ठहराना है हर किसी को। मुझे समझने की कोशिश कोई नहीं करता है, बस कहीं भी कुछ भी गलत हुआ है तो वो सिर्फ मैंने ही किया है या फिर मेरी ही गलती है। हर वक्त एक ही इंसान गलत होता है, ऐसा तो नहीं होता है दादी माँ। कई बार शक्ल से बेहद मासूम दिखने वाले लोग भी गलत हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।